तो जैसा कि अब तक आपने हल के अंदर देखा कि हम डॉक्टर लियोनार्ड सैमसन को देख चुके हैं, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट हैं, एक सुपर हीरो हैं। लेकिन अब तक, क्योंकि अभी हमने देखा कि लास्ट एपिसोड के अंदर उसने रेड हल्क को तकरीबन मार ही दिया था, और हमें नहीं समझ में आ रहा है कि दरअसल डॉक सैमसन ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अब तक उसको मार्वल यूनिवर्स के अंदर हम एक हीरो माना करते थे। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है अभी इसकी सिर्फ शुरुआत है। और इसी तरह बेसिकली शिफ्ट होते हैं यहाँ पे डॉक्टर लियोनार्ड सैमसन के पास, जहाँ पे वो किसी से बात करते हुए बता रहा होता है कि कल रात मैंने दोबारा से वही ख्वाब देखा। तो कहता है कि क्या मतलब, ये तुम्हें तीसरी या चौथी रात से लगातार यही ख्वाब आ रहा है ना। तो कहता है क्या इससे कोई फर्क पड़ता है। तो कहता है कि बिल्कुल इस बात से फर्क पड़ता है कि अगर तुम्हें एक ही ख्वाब बार बार रिपीटेटिव नेचर में आ रहा है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। लेकिन ये ख्वाब रेड वाला था या ग्रीन वाला। तो वहीं से सैमसन कहता है कि ये दोनों ही था, और मैं उस ख्वाब के अंदर जीत रहा था, मैं उन दोनों को ही मार गिरा रहा था। तो वहीं से वो शख्स बोलता है कि ऑफ कोर्स, जैसा कि तुमने कहा कि वो सिर्फ एक ख्वाब था। वहीं से सैमसंग बोलता है लेकिन अचानक जब मैं उनको जीत रहा था, उनको मार रहा था, तो मुझे दोबारा से एक बार रोक दिया गया और मैं उस चीज से आजाद नहीं हो पा रहा था। तो कहता है कि अच्छा, तुम अपने आप को छुड़वा नहीं पा रहे थे। तो कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी बात सुनी होती एक बार भी तो शायद इस तरह दोबारा ना हुआ होता। मैं उन लोगों से ज्यादा स्मार्टर हूँ, फास्टर हूँ, और मैं उन दोनों के दोनों हल्क से ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी हूँ। तो वहीं से वो शख्स कहता है हाँ, ये बात तो तुम हमेशा से ही कहते हुए आ रहे हो, जब वहाँ पे सिर्फ एक ही हल्क हुआ करता था, लेकिन अब तो दो हल्क हो चुके हैं। तुम्हारे पास सब कुछ है, ब्रेन्स, पावर, लुक्स, हर चीज तुम्हारे पास मौजूद है, वो हर चीज जिसके तुमने आज तक ख्वाब देखा है। लेकिन फिर भी तुम अपने आप को एक फेलियर क्यों कंसीडर करते हो हमेशा। और वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो है वो अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा है सैमसंग, और वो कहता है क्या हमारा सेशन यहाँ खत्म हो गया है। तो कहता है कि जैसा कि आपको पता है कि एक चीजें किस तरह से काम करती हैं, आप यहाँ से जब चाहें जा सकते हैं। तो ये सैमसंग बोलता है कि हाँ, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, हमें आपके दिमाग को इस तरह से चेक करना पड़ता है, और ये सेक्रेटरी वाला सेशन मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास चीज़ें दाव पे लगी हुई हैं वो एक अनरीजनेबल चीज़ है, और आपको उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने प्रैक्टिकली जो है एक पूरी की पूरी किताब लिखी है स्ट्रेस और सुपर पावर्स के ऊपर। आपके एक्स फैक्टर सेशंस जो हैं वो पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। आपने ब्रूस बैनर के साथ मिलकर दुनिया में बहुत कुछ अकॉम्प्लिश करा है, और ये रोज़ की बात नहीं है कि इस तरह से एक आम आदमी का इतना बड़ा काम कर जाना और इतना ज़्यादा नाम बना लेना। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं सैमसंग को गुस्सा आते हुए पीछे पलटते हुए कहता है कि अब इस बात को प्रिज्यूम नहीं कर लेना कि तुम मेरे इंटेलेक्ट के बिल्कुल बराबर के हो। तो कहता है कि मैंने इस तरह का कभी कोई प्रिज्यूम नहीं करा है, और मैं ये कभी हो भी नहीं सकता लियोनार्ड। तो कहता है कि मेरा नाम सैमसंग है और लियोनार्ड अब वापसी नहीं आने वाला है। तो कहता है कि ऑल राइट, मैं यहाँ पे आपकी थोड़ी फादर के बारे में बात करना चाहूँगा। तो कहता है कि अच्छा, मेरे डैडी इश्यूज के बारे में तुम बात करना चाहते हो। तो वहीं से वो शख्स पूछता है कि तो मतलब आपके और डैडी के बीच कुछ इश्यूज थे। और इस तरह बेसिकली देखते कि यहाँ पे लियोनार्ड सैमसंग अपने बचपन को बता रहा होता है कि किस तरह से वो यहाँ पे अपने डैड के साथ कभी भी एक बॉन्ड नहीं बना सका। उसकी डैड ने कभी उसको टाइम ही नहीं दिया, क्योंकि वो एक क्लिनिक के अंदर काम करते थे और वहाँ हमेशा ही उनके पेशेंट्स वगैरह आते रहते थे। तो वहीं से वो आदमी वही टॉपिक छेड़ता है कि तुम्हारे फादर जो थे वो प्रैक्टिस करते थे डॉक्टरी को, और वहाँ पे अक्सर वुमेन्स हुआ करती थी। सही कहा मैंने, यंग प्रेटी वुमेन्स। अपनी जबान जरा सोच समझ के खोलना इसके आगे से। तो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं तो बस एक ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ जो कि आपकी किताब के ऊपर बेस्ड करती है, जो कि आपकी सबसे पहली कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज थी ईटिंग डिसऑर्डर के ऊपर, जिसको अनोक्सिया और बुलिमिया कहा जाता है। मेरे पास आपका फर्स्ट एडिशन मौजूद था, अ सिलेंडर बैलेंस हाउ वी सी अवरसेल्फ बाय लियो सिकेरोसी पीएचडी, जो कि आपके फादर भी थे। और मैं इस बात को तो तकरीबन भूल ही जाता हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे फादर दोनों का नाम के अंदर लियोनार्ड आता था। वो एक वेल पब्लिश्ड ऑथर भी थे और तकरीबन उन्होंने हर एक चीज के अंदर अपना नाम कमाया हुआ था। कहता है कि हाँ, तुलसा सिटी के अंदर उनको लोग जानते थे, लेकिन उनसे बाहर उनको कोई इतना खास तौर पर नहीं जानता था। तो अच्छा, यही वजह है कि जिसकी वजह से तुम वहाँ पे अपना घर छोड़ के न्यूयॉर्क के अंदर आए थे। लेकिन क्या वो तुमसे ज्यादा हैंडसम नहीं थे, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। उनके हेयर्स वगैरह, उनके निक नेम, और वो लड़कियां हमेशा उनके ऊपर मरा करती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपने नाम चेंज करते हैं, चाहे वो मूवी स्टार्स हों या कोई और क्यों ना हो। क्या हम इस टॉपिक के ऊपर से मूव कर सकते हैं। तो कहता है कि एब्सोल्युटली, जैसा आप चाहें। वैसे भी जो ख्वाब आपके पास हैं वो आपके फादर के पास नहीं थे। आपके फादर जो है वो कभी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर नहीं आए, उन्होंने कभी माइटी थॉर और कैप्टन अमेरिका को नहीं देखा। लेकिन अभी भी ये सब देखने के बावजूद आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा इससे। तो कहता है आप मेरी बात समझ रहे हैं, जैसे कि रीड रिचर्ड, हेनरी पेम, टोनी स्टार्क, ये एक ब्रिलियंट लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को इन्वेंट करा है और अपने आप को एक हीरो बना लिया। मिस्टर फैंटास्टिक, जायंट मैन, आयरन मैन, इस तरह के नाम उन्होंने मशहूर कर लिए हैं। उनके पास फेम है, फॉर्च्यून है, उनके पास खूबसूरत औरतें हैं जैसे सूजन स्टॉर्म, जेनेट वैन डाइन, और टोनी स्टार्क तो जिसको चाहे पटा सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर अब हम तुम्हारी बात करें डॉक सैमसन, तो तुम यहीं बैठे हो मेरे सामने और तुम्हारे पास इसमें से कुछ भी नहीं है। तो इधर सैमसंग को अचानक गुस्सा आने लग जाता है और कहता है कि मेरे पास क्या नहीं है, तुम्हारा क्या मकसद है इससे। तो कहता है कि यही तो असल वजह है जिसकी वजह से आपने बैनर को स्टडी करना शुरू करा था, क्योंकि वो हीरो नहीं बन सका जो कि दूसरे हीरोज बन गए थे।
वो जो है एक मॉन्स्टर बन गया था और उसको भी कोई ऐसी लड़की नहीं मिली थी, बेटी रॉस। चलो तुम्हारी डिलाइला के बारे में बात करते हैं। तो वहीं से हम देखते हैं सैमसंग बोलता है कि उस दिन उसकी जान चले गई होती अगर मैं वहाँ पे मौजूद नहीं होता, मैंने उसकी जान बचाई है। तो वहीं से वो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट कहता है अब तुम्हें शायद अपनी जान बचाने की भी जरूरत है। और वहीं से सैमसंग बताता है कि जिस दिन मैंने उसकी जान बचाई थी तकरीबन वहाँ पे हर कोई ही मौजूद था, जो कोई भी बेटी को जानता था। बैनर ऑफ कोर्स वो वहाँ पे मौजूद था और वहाँ पे सर्वाइवर और विक्टिम दोनों का ही रोल प्ले कर रहा था, जैसा वो हमेशा करता है। जनरल रॉस जो कि उसको इतना ज्यादा प्यार नहीं करते और सिर्फ एक बाप होने की एक्टिंग करते उसके सामने। इवन टेलबॉट भी वहाँ पे मौजूद था। क्या तुम्हें याद है मेजर ग्लेन टेलबॉट, वो जो हमेशा उसके पीछे लगा रहता था उससे शादी करने के लिए। इमेजिन करो उसकी ईगो को कितना ज्यादा हर्ट हुआ होगा जब उसको पता चला होगा कि उसने बेटी को खो दिया है और वो बैनर की हो गई है। और वो साइकियाट्रिस्ट बोलता है हाँ तुम वाकई में सच कह रहे हो, उनके बीच काफी ज्यादा राइवल्स चल रहे थे लेकिन आखिर में तुम ही हीरो साबित हुए। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एक पुरानी हमें स्टोरी सुनाई जा रही है जहाँ पे बैनर की वजह से जो है बेटी के कुछ इन्फेक्शन वगैरह फैलना शुरू हो जाते हैं और वहीं पे जो होता है डॉक्टर सैमसंग वो हल्की एनर्जी से वहाँ पे बेटी को दोबारा से हील करता है और वो सही हो जाती है। तो वो डॉक्टर बोलता है कि ये काफी एस्टॉनिशिंग बात है। हाँ ये तो है और मैं भी था। और वो डॉक्टर कहता है कि कितनी आयरॉनिक बात है ना कि बेटी जो है वो क्रिस्टलाइज हो गई थी। तो कहता है इसमें आयरॉनिक की क्या बात है, तुम किस सेंस में बात कर रहे हो? तुम तो जानते ही हो मेरी बात कि तुम उसके पीछे कैसे लगे रहते थे। वो एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बन के रह गई थी और जब वो क्रिस्टलाइज्ड हो गई तो सबकी नजरें उसी के ऊपर मौजूद थी और उस डिजायर की वजह से ही तुम्हारे अंदर एक पावरफुल मोटिवेशन आई थी और उसी की वजह से तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया था अपने आप को बैनर की उस बची कुची एनर्जी से एक्सपोज करने का। तुम जानते थे कि इसके खतरे बहुत बड़े खतरनाक हो सकते हैं, तुम जानते थे कि इसका नतीजा खतरनाक हो सकता है, तुम जानते थे कि एमएल ब्लॉन्स्की के साथ क्या हुआ था यानी एबॉमिनेशन के साथ, तुम जानते थे कि सैमुअल स्टर्न्स के साथ क्या हुआ था और ब्रूस बैनर के साथ क्या होता इसी एनर्जी की वजह से। और मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आती है कि तुमने आखिरकार उस दिन वो रिस्क क्यों लिया था। तो इसे सैमसंग बोलता है कि तुम इस बात को कभी समझ भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम मैं नहीं हूँ। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, कम से कम अब मेरी तरफ तो देखो, मैं किसी सुपर हीरो से कम थोड़ी ना हूँ। तो वहीं से वो डॉक्टर बोलता है अच्छा तुम अपने आप से काफी ज्यादा प्लीज नजर आ रहे हो। तो कहता है कि हाँ और क्यों ना हूँ, मैं हूँ, आखिरकार मैं इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं बेहतरीन नहीं हूँ तो तुम एक सच में बहुत ही बड़े झूठे हो। तो वहीं से वो डॉक्टर बोलता है कि तुम वाकई में बैनर से ज्यादा स्मार्ट थे, तुम रॉस से ज्यादा लॉयल थे और फिजिकली टेलबॉट से भी ज्यादा सुपीरियर थे। तो वहीं से सैमसंग बोलता है तो तुम्हें ये सब समझने में इतना ज्यादा वक्त लग दिया आफ्टर ऑल। तो वो डॉक्टर पूछता है क्या तुम्हें तुम्हारा वो मिला था, क्या कहते हैं वो लोग उसको, यूनिफॉर्म, फाइटिंग टॉक्स या कॉस्ट्यूम, जो कुछ भी तुम कहते हो। तो सैमसंग बोलता है कि इसको मेंशन करने की यहाँ पे क्या जरूरत है। तो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, चीजों के अंदर जाना वो तो मेरा काम ही है। और यहाँ तुम अपनी सेल्फ इमेज की बात कर रहे हो तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ गया। आई मीन क्या तुमने कभी गौर करा है कि तुमने क्या चीज पहनी हुई थी उस वक्त और तुम क्या लग रहे थे उसके अंदर। तो वहीं से सैमसंग बोलता है कि जब मैं उस कॉस्ट्यूम के अंदर था तो तुम्हें बेटी को देखना चाहिए था कि बेटी मुझे किस तरह से देख रही थी। तो वहीं से वो डॉक्टर बोलता है कि वेल मुझे ये बातें कभी बॉदर नहीं करती हैं लेकिन आज तो ये बात माननी पड़ेगी कि तुमने बैनर की शक्तियां ले ली, तुमने बैनर की गर्लफ्रेंड ले ली, इन अ वे तुमने बैनर की पूरी जिंदगी उससे छीन ली। ओ जरा एक मिनट, लगता है कि मैंने अपनी लाइन यहाँ पे क्रॉस कर दी है। अभी हमारे पास कुछ और मिनट्स मौजूद है सेशन के अंदर और मेरे पास अब इतना ज्यादा कुछ है नहीं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। तो ये बताओ कि जब तुम हल्क के साथ मुकाबला करने के लिए टू टू गए थे तो उस वक्त तुम्हें क्या फील हो रहा था, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था। तो वहीं से वो डॉक्टर बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सेक्स कर रहा हूँ। तो डॉक्टर पूछता है कि क्या मैंने सेक्स सुना है। तो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है। आई थिंक यहाँ पे मैं प्रीटी क्लियर हूँ कि मैं जो चाह रहा था वो एक तरह की मेरी सेटिस्फेक्शन थी। मैं हल से हमेशा से मुकाबला करना चाहता था और जब मैंने उससे मुकाबला करा तो मुझे भरपूर मजा आया। तो वहीं से वो डॉक्टर पूछता है चलो अगर हम तुम्हारी इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसको फॉलो करें तो हम जानते हैं कि तुम्हारा और हल्क का मुकाबला काफी बार हो चुका है और तुम्हें जो है हल्क ने बहुत बार हराया भी है और बहुत कुत्ते की तरह पीटा भी है। तो क्या इस बात से तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम हल्क से कमतर हो, तुम उससे कमजोर हो। वहीं से हम देखते हैं कि सैमसंग को गुस्सा आना शुरू होता है और कहता है अच्छा और तुम्हें इस वक्त कैसा फील हो रहा है डॉक्टर, तुम मुझे ये बताओगे। तो डॉक्टर बोलता है प्लीज मैंने लगता है कि गलती कर दी है, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं आपके इंटेलेक्चुअल के बराबर नहीं हूँ ना, आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और शायद मैं इसी वजह से आपसे सही तरीके से बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आपका जो असल डिपार्टमेंट है वो तो दिमाग के अंदर है ना। आप हमेशा वहीं बैनर से आगे रहते थे। आपने बैनर के साथ जो काम करा है उसके लिए वो बहुत ज्यादा शानदार था। आपने बैनर की सारी मल्टीपल पर्सनैलिटीज को आपस में मर्ज कर दिया था। आपको तो उस काम के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था जो काम आपने किया था। और वहीं से हम देखते हैं कि सैमसंग का बेसिकली गुस्सा ठंडा हो जाता है जब वो उसकी तारीफें करता है और सैमसंग कहता है कि हाँ मुझे मिलना तो चाहिए था। तो कहता है कि वही रिसर्च थी ना जिसकी वजह से आपके और भी आगे ज्यादा काम निकलते रहे, जिसकी वजह से आपने एक्स फैक्टर पेपर्स छापे और आप जो है दुनिया भर में मशहूर होते गए। स्टिल यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि एक्स फैक्टर को पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, लेकिन आज तक आपको किसी टीम के अंदर क्यों नहीं जॉब ऑफर की गई। मतलब इतने ज्यादा एवेंजर्स के वर्जन रह चुके हैं, न्यू, माइटी, ग्रेट लेक, वेस्ट कोस्ट, चैंपियंस, डिफेंडर्स, न्यू वॉरियर्स, लेकिन आज तक आपको किसी टीम ने पूछा क्यों नहीं। तो वहीं से सैमसंग को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि बस अब बहुत हुआ, ये सेशन यहाँ खत्म होता है।
तो वहीं से वो डॉक्टर बोलता है कि कोई भी शख्स जो है एक थेरेपिस्ट को अपना दोस्त बनाना नहीं चाहता है। बिलीव मी, मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। कोई भी शख्स ये नहीं बोलेगा कि वो अपने थेरेपिस्ट दोस्त के साथ डिनर के ऊपर जा रहा है। वो डिनर पे जाएंगे लॉयर्स के साथ, बिजनेसमैन के साथ, लेकिन वो हम जैसों के साथ कभी खाना नहीं खाएंगे। आपने तो जबकि उनको इतना कुछ ऑफर भी किया है, आपने उनकी हर तरह से मदद भी की है। तो सैमसंग बोलता है कि बस मैंने कहा ना कि अब हमारा सेशन यहाँ खत्म होता है। तो इसे डॉक्टर बोलता है कि आई अंडरस्टैंड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे वक्त दिया, ये सच में मेरे लिए एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। खैर, इन सबको खत्म करने से पहले मैं एक चीज के ऊपर दोबारा वापसी जाना चाहूंगा। जब आप न्यूयॉर्क के अंदर थे और आपने कैथेसिस रेस को डेवलप किया था, वो एग्जैक्टली काम किस तरह से करती हैं? तो वहीं से सैमसंग बोलता है इस चीज के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैं बैनर के ऊपर स्टडी कर रहा था और मेरे पास एक थ्योरी थी कि किस तरह से हम उसके एनर्जीज को उससे निकाल सकते हैं। तो कहता है कि नहीं, ये बात तो मुझे समझ में आ गई जो थ्योरी आपने बनाई थी, लेकिन मेरा जो असल मकसद है वो ये है कि आप किस तरह से एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री इंस्टॉलेशन के अंदर पहुंच गए और वो आपको सारे के सारे इक्विपमेंट्स भी मिल गए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, जिसको लगाने में तकरीबन सालों लग जाते, लेकिन आपने ये काम अकेले ही कर लिया। आपके पास ऑलरेडी सारी चीज़ों का क्लियरेंसेस थे और जैसा कि आपने मुझसे क्या कहा था, डिजाइन फॉर मी बाय सम ऑफ द नेशंस टॉप टेक्नीशियन। तो आखिरकार वो टॉप टेक्नीशियंस कौन थे जिन्होंने आपके लिए डिजाइन करा, जिन्होंने आपकी मदद करी उस जमाने के अंदर? गामा एनर्जी, ट्रांसफेरेंस, ये उस टाइम पे एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस आइडिया था और एक साइकेट्रिस्ट जो कि सिर्फ तुलसा ओक्लाहोमा से था, उसके लिए ये करना कहीं बहुत बड़ी डील नहीं लग रही आपको? आपने तकरीबन हल्क को टेक केयर कर ही लिया था और उसकी शक्तियां हासिल करके खुद सुपर हीरो भी बन गए। तो यही वजह कि आप उन लोगों के साथ दोबारा से आप काम करने लग गए हैं। आपका प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन ये दुनिया ये उतनी अच्छी तरीके से नहीं चल रही है। वो जनरल रॉस ही थे ना, सही कहा मैंने, जिन्होंने आपको अप्रोच किया था, क्योंकि वो जो है एक नया हल्क, एक रेड हल्क बनाना चाहते थे, मोर पावरफुल स्मार्टर हल्क, क्योंकि वो सारी की सारी थ्योरीज आपके पास ही मौजूद थी। आप बैनर की एनर्जीज को जो है ड्रेन कर सकते थे और उसको रीडायरेक्ट कर सकते थे किसी और के अंदर। क्या हुआ लियोनार्ड सैमसंग, क्या डॉग सैमसंग बनना तुम्हारे लिए काफी नहीं था? क्या इस सब की वजह यह है कि तुम्हें कभी भी वो लड़की नहीं मिली जिसको तुम चाहते थे, या तुम्हें वो फेम नहीं मिला जो तुम्हें मिलना चाहिए था, या वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो तुम हमेशा से चाहते थे? तुम एक दिन दुनिया के अंदर उठे और तुमने देखा कि तुम हीरोज की स्टोरी के अंदर मौजूद नहीं हो। तुमने शीशे के अंदर अपनी शक्ल देखी और तुमने अपने फादर को देखा कि वो अपने पेशेंट के साथ कितनी ज्यादा खूबसूरत औरतों के साथ हुआ करते थे, और इसके जरिए तुमने देखा कि तुम यहाँ पे अकेले हो, तुम्हारे पास कोई नहीं है। तुमने कभी वो नहीं देखा जो तुम्हारे पास मौजूद था। तुमने ये नहीं देखा कि तुम एक डॉग सैमसंग हो और तुम कोई बर्डन नहीं हो, बल्कि तुम एक प्रिविलेज हो। तुम जो हो सारे के सारे सुपर हीरोज के ऊपर एक जबरदस्त किस्म की साइकेट्री अथॉरिटी हो सकते थे। तुम फाइनली जो है अपने फादर से बड़े बन गए थे, लेकिन तुम इन सब के बावजूद भी अपने आप को एक फेलियर की तरह ही क्यों देखते हो? क्योंकि तुम्हें कभी भी बैटी नहीं मिली, तुम कभी भी बैनर को हरा नहीं पाए, तुम कभी भी हल्क नहीं बन सके। और इस बात को देख के हम देखते हैं कि यहाँ पे अब सैमसंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका है और वहाँ पे टेबल पे जोर से एक पंच मारता है अपना और उस डॉक्टर का गला पकड़ते हुए बोलता है। वहीं से वो डॉक्टर बोलता है कि तुम ये नहीं करना चाहते हो। तो वो बोलता है कि एक्चुअली मैं ये करना चाहता हूँ लियोनार्ड। और वहीं पे हम अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे लियोनार्ड आता है और कहता है कि उसको जाने दो सैमसंग, तुमने अपना पॉइंट बना दिया है, तुम स्ट्रॉन्गर हो, स्मार्टर हो और फास्टर भी हो, हम दोनों से ही। तो हम देख रहे हैं कि दरअसल यहाँ पे जो अभी तक हम देख रहे थे वो डॉक्टर, वो साइकाट्रिस्ट और सैमसंग, वो दरअसल कोई नहीं बल्कि एक ही शख्स है जो कि डॉक्टर लियोनार्ड सैमसंग ही है। और दरअसल इस तरह हल्क की मल्टीपल पर्सनैलिटीज हैं जो कि अलग अलग तरह से काम करती है, इस तरह बेसिकली सैमसंग की भी अब मल्टीपल पर्सनैलिटीज हो गई हैं। एक वो है जो कि सिर्फ एक साइकाट्रिस्ट है जिसको अभी तक पावर्स नहीं मिली हैं, एक लियोनार्ड सैमसंग जो कि एक सुपर हीरो है जिसको हम बहुत टाइम से जानते हैं डॉग सैमसंग के नाम से, और एक सिर्फ सैमसंग है जो कि अब ईविल बन चुका है और हर चीज को मारने के पीछे लगा हुआ है। और वहीं से लियोनार्ड सैमसंग बोलता है कि प्लीज गॉड ये नहीं करो। तो सैमसंग बोलता है कि हाँ अब तो यही होगा। और हम देखते हैं कि इस तरह वो वहाँ पे उन दोनों का गला पकड़ के उनको मारने लग जाता है। आज तुमने मेरी काफी मदद करी इससे बाहर निकलने के लिए लियोनार्ड। अब मैं इस बात को रियलाइज कर चुका हूँ, मैं अपने इंटेलेक्ट के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट था कि मैं अपने आप को दूसरी चीजों से होल्ड बैक करके रखा हुआ था। और यही बात एक्सप्लेन करती है कि क्यों मुझे आज तक हल्क हराते आया है। और अब मैं तुम्हारी जान लेके तुम्हारी पर्सनैलिटी को खत्म करके सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट काम करने वाला हूँ आज तक का। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि वहाँ पे उसने अपनी पर्सनैलिटी को मार दिया जो कि उसको होल्ड बैक करके रखी हुई थी, जो कि उस साइकाट्रिस्ट वाली पर्सनैलिटी थी। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉग सैमसंग को कोई नजर रख रहा होता है, कोई देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मोडैग होता है और कहता है कि अब ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। दी एंड। सो गाइस, ये हमारी स्टोरी आज की बहुत ज़्यादा पेचीदा किस्म की थी जिसके अंदर हमने कोई एक्शन नहीं देखा, सिर्फ डायलॉग्स देखे। और हमने देखा बेसिकली कि डॉग सैमसंग का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और हम देख रहे हैं कि वो किसी के लिए काम कर रहा है। और हमें यहाँ से ये बात पता चली कि दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि मोडैग ही है जो कि इसके दिमाग को जो है ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है, इसकी अच्छाई को मार रहा है और मोडैग इसको अपने लिए काम करवाना चाह रहा है। तो बेसिकली अब तक हमारे पास हल्क की स्टोरी के अंदर बहुत कुछ हो चुका है। ग्रीन हल्क यानी कि ओरिजिनल हल्क की बात करें ब्रूस बैनर की, तो वो इस वक्त हल्क बन नहीं सकता है और वो अपने बेटे स्कार को जो है वहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा है ताकि कभी हल्क जब सामने आए तो उससे मुकाबला कर सके।
वहीं दूसरी तरफ हमने रेड हल्क को देखा कि रेड हल्क जो है पहले जिनके लिए काम कर रहा था, अब वही लोग जो है रेड हल्क के पीछे लग गए उसको मारने के लिए। अब रेड हल्क जो है बेसिकली एक तरह से गद्दार हो चुका है जिन्होंने उसको बनाया था, और अब वो अपने लिए ही काम कर रहा है। लेकिन यहीं पे हम देख रहे हैं कि जो एजेंसी जिसके लिए पहले रेड हल्क काम करता था, अब वहाँ पे एक नई रेड शी हल्क भी आ गई है जो कि उसी एजेंसी के लिए काम कर रही है और रेड हल्क के पीछे लगी हुई थी। तो आप देख रहे हैं कि हल्क हल्क होते जा रहे हैं और हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता कि कौन सा हल्क कौन है और कौन किसके लिए काम कर रहा है। तो इन सारी की सारी कंफ्यूजन को बनाने का मकसद ये था कि अब जो हमारा नेक्स्ट स्टोरी आर्क शुरू होने वाला है, फॉल ऑफ द हल्क एंड वर्ल्ड वॉर हल्क, उनके अंदर हमें सारे के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो अभी इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है वो हल्क की सीरीज का होने वाला है और वो फॉल ऑफ हल्क्स का होगा, जिसके अंदर आपको ये सारी की सारी कंफ्यूजन समझ में आ जाएगी। फॉल ऑफ हल्क्स और वर्ल्ड वॉर हल्क जो है ये हल्क के वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी इवेंट्स हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आगे हम जो है फॉल ऑफ हल्क और वर्ल्ड वॉर हल्क को रोजाना डेली बेसिस पे शेयर करने वाले हैं। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको रोजाना डेली बेसिस पे वीडियोस मिलती रहेंगी। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।